सभी को मेरा नमस्कार। आज हम रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी एकांकी के बारे में जानेंगे। लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। यह एक हिंदी के प्रथम एकांकीकार हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के खुर्जा के पास एक गांव में हुआ है। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। दो विश्व युद्धों का भयंकर अनुभव उनके भीतर इस तरह का एक कदम समा गया कि उनकी कृतियों में युद्ध का प्रसंग गौण या प्रधान विषय के रूप में प्रस्तुत होता है। सन 1936 में माथुर जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमए परीक्षा की उत्तीर्ण प्राप्त की है। सन 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करके वे बिहार में शिक्षा सचिव बने और सन 1955 ईस्वी में आकाशवाणी में महानिर्देशक और उसके उपरांत कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बने हैं। माथुर जी हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम जानते हैं तो इन्होंने नाटक रचा है, एकांकी रचा है और संपादन भी किया है। तो नाटक है कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि, और एकांकी है भोर का तारा, यह एक संग्रह है। जो मेरे सपने, यह भी एक संग्रह है। और संपादन किया है प्राचीन भाषा नाटक संग्रह। रीढ़ की हड्डी इस एक एकांकी में ज़्यादातर तो पात्र नहीं है, बहुत कम पात्र है। तो पात्र परिचय के बारे में अगर हम जानते हैं तो उमा है वो लड़की, रामस्वरूप है उमा का पिता, प्रेमा है उमा की माँ, और लड़का है शंकर, शंकर का बाप है गोपाल प्रसाद, और रामस्वरूप के घर में एक नौकर है, उस नौकर का नाम है रतन। प्रमुख अंश क्या क्या है, मतलब किन किन विषयों को लेकर इस एकांकी को रचा गया है। सामाजिक समस्या पर आधारित यह एक यथार्थवादी एकांकी है। विवाह संबंधों का यथार्थ चित्रण को हम इस एकांकी में देख सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्या का चित्रण भी इस एकांकी में हुआ है। समाज की दयनीय सोच का चित्रण, लड़की के पढ़ाई के प्रति उदासीनता, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा विवशताओं का चित्रण को भी हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ विवाह प्रणाली में वर पक्ष की हृदयहीनता पर व्यंग्य भी किया गया है। तो क्या है सारांश के बारे में अगर हम देखते हैं तो रामस्वरूप जी का घर का एक चित्रण है। घर में क्या है, 4 लोग हैं। एक है रामस्वरूप, उसकी पत्नी प्रेमा, बेटी है उमा और साथ साथ नौकर है रतन। नौकर रतन और रामस्वरूप दोनों भी मिलकर घर की सजावट कर रही है। क्यों सजावट कर रहे हैं? क्योंकि उसकी जो बेटी है रामस्वरूप की उमा, उसको देखने के लिए लड़के और उसके परिवार के लोग आ रहे हैं। तो उमा को तो क्या है, बिल्कुल इस एक रिश्ता पसंद न था, क्योंकि उमा बीए पढ़ रही थी। आगे बीए के बाद और भी पढ़ाई करने का उत्सुक थी वो, इसलिए वो क्या है इतनी जल्दी विवाह करने के लिए वो तैयार नहीं थी। पर माता पिता का एक हक होता है, नहीं तो कर्तव्य होता है कि बड़े होते ही घर में जो भी बेटियां हैं उनको क्या है शादी करना चाहिए करके। तो इसलिए माता पिता दोनों भी बैठकर उमा के पास जाकर उसके शादी के बारे में बातचीत करते हैं। तो उमा तो क्या है बिल्कुल हाँ नहीं कहती है। माता और पिता के जबरदस्ती के कारण उसके बाद वो हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ करके वो कहती है। इसके बाद अभी क्या है, जो शंकर और गोपाल प्रसाद है मतलब लड़के वाले हैं, वो अभी आने के लिए एक दिन बताते हैं। उस दिन क्या हुआ, रामस्वरूप और उसका जो घर में नौकर है वो दोनों भी मिलकर सजावट में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उसके ऊपर हारमोनियम को रखा गया है। घर में सारी तैयारी हो चुकी है, नाश्ता वगैरह हो चुका है, खाने का और पीने का जो बंदोबस्त है वो सब कुछ हो चुका है। इस वक्त घर में मक्खन तो नहीं है। मक्खन नहीं है, इसके लिए रामस्वरूप नौकर रतन से कहता है कि बाहर जाकर मक्खन लेकर आओ। तो ठीक है, वो क्या करता है, रतन घर से बाहर निकलता है मक्खन लाने के लिए। पर मक्खन का जो दुकान है वो बहुत दूर था, इसलिए उसे वापस आने के लिए ज़्यादा समय लगता है। मक्खन लाने के लिए गया है, अभी तक वो नहीं आया है। इसी वक्त गोपाल प्रसाद और उसका जो बेटा है, लड़का है शंकर, उमा को देखने के लिए रामस्वरूप जी के घर आते हैं।
राम स्वरूप और उसके परिवार के जो लोग हैं, मतलब वहाँ पर उसकी पत्नी है प्रेमा, दोनों भी मिलकर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद को अत्यंत सरल रीति से उनका आगमन करते हैं। दोनों भी आकर अभी यहीं पर बैठे हैं। इस वक्त औपचारिक रीति से राम स्वरूप के परिवार और गोपाल प्रसाद के परिवार दोनों भी मिलकर बातचीत करते हैं। बातचीत करने से ही पता चलता था कि शंकर बहुत पढ़ा लिखा एक लड़का है, मतलब उस रहन सहन अच्छा है, जो देखकर ही हमें पता चलता है ऐसा ही था। तो राम स्वरूप को बहुत खुश होता है कि हाँ, लड़का तो अच्छा है, पढ़ा लिखा है करके। पर उन्होंने एक ही बात को उन लोगों से छिपाया था कि उमा पढ़ी लिखी है, मतलब उमा ज़्यादा नहीं पढ़ी है करके उन्होंने गोपाल प्रसाद जी को कहा था। इस वक्त घर में जो भी लोग हैं सभी बैठकर बातचीत करने के लिए शुरू करते हैं। तब उमा को बाहर आने के लिए कहते हैं। जब उमा बाहर आती है वो मुंह नीचे करके ही वहाँ आकर बैठ जाती है। जब उमा को जो चश्मा है उसको देखकर गोपाल प्रसाद जी को लगता है कि उमा पढ़ी लिखी है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस युवती नहीं तो जो भी चश्मा पहनते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ लिखने से ही चश्मा आता है करके उनका कहने का मतलब है। तो उनको शंका आता है कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी है। पर राम स्वरूप इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए क्या है वो ऐसे ही हंसी मजाक में ही उस विषय को बाहर निकालने के लिए वो शुरू करते हैं। और वो बात बात में वो कहते हैं कि मोर को पंख होता है, मोरनी को नहीं, शेर को बाल होता है, शेरनी को नहीं है करके। इस प्रकार उमा को देखकर शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद जी को शक होता है और वो बात बात में व्यंग्य करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए शुरू करते हैं। तो यही है आज के इस वीडियो का एक सारांश, मतलब जब लड़की को देखने के लिए आते हैं तब किन किन विषयों की चर्चा होती है करके। धन्यवाद।